हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैलिंग। गैलिंग का आपको मीनिंग बताना है कि गैलिंग का क्या मतलब है। तो देखो, गैलिंग का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको क्या कर दे, थोड़ा सा गुस्सा दिला दे, ओके, आपको इरिटेट कर दे, ओके। इस टाइप के वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, गैलिंग। इसमें देख सकते हो इमिटेशन क्या होता है, किसी की नकल करना। एब्सर्ड, ओके, बेहुदा, ऑड होता है ना, कोई चीज का विचित्र होना। इरिटेशन, इरिटेबल क्या होता है, ऐसी चीज जो आपको क्रोधित कर दे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखेंगे, क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाई आई स्क्वायर मील। एक इडियम है आई स्क्वायर मील, बताना है क्या मतलब हो सकता है स्क्वायर मील का। क्या कहेंगे, आ फुल मील, या फिर कह सकते हैं अनप्लेजेंट मील, या आर्म्स, या फिर नन। ओके, तो आ स्क्वायर मील का मतलब होता है क्या, आ फुल मील। ओके, एक कंप्लीट जो भोजन है दैट इज कॉल्ड आ स्क्वायर मील। नेक्स्ट एक ग्रामेटिकल क्वेश्चन है और आपको ग्रामर के आधार पर चेक करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। देखो, तो विच सेंटेंस इज करेक्ट, आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा वाला करेक्ट है। आई एम बॉर्न इन इंडिया, ये कहना ठीक है, या फिर आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर कहोगे आई वॉज बॉर्न एट इंडिया। देखो भाई, इसमें लिखा है क्या, एम। ओके, अच्छा, ये दोनों सेंटेंस जो है वो देख रहे हैं आपको बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अलग नहीं है बाय मिस्टेक। एम प्रेजेंट की बात करता है। आई एम बॉर्न, मेरा जन्म हुआ, तो आप समझ सकते हैं मेरा जन्म तो पास्ट में हुआ होगा, तो टेंस किसका होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए, तो एम नहीं होना चाहिए। ओके, वॉच की बात करेंगे, वॉच पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन यहाँ लिखा है इन इंडिया और इसके आगे क्या लिखा है, एट इंडिया। इंडिया एक बिग प्लेस है, बड़ा प्लेस है, और जहां बड़ा प्लेस होगा तो वहां किसका यूज करेंगे, इनका। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना वो आपको जो बिल्कुल सही होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब की बार देखना है आपको कि सेंटेंस इनकरेक्ट वाला कौन सा है। क्या लिखा है, दे आर वीमेन टीचर्स, ये कहना इनकरेक्ट छांटना है, ठीक है। तो दे आर वीमेन टीचर्स। नेक्स्ट है वी आर लेडी डॉक्टर्स, ओके, या फिर आप कहोगे यू ऑल आर हाउसमेट्स, या फिर आप कह सकते हैं क्या, वी आर वुमन डॉक्टर्स। देखो, इनकरेक्ट वन छांटना है क्या। अगर आप वीमेन टीचर्स कहते हो तो वीमेन टीचर्स कहना आपको मालूम है बिल्कुल सही है। ओके, मैं किसी भी शब्द को अगर आपको मेल फीमेल क्या करना है, थोड़ा सा मेल फीमेल में रिप्रेजेंट करना है, तो टीचर्स अपने आप में क्या है, एक प्रोफेशन है, और जहां प्रोफेशन होता है तो वहां पर आप क्या करोगे, मैन या फिर वीमेन शब्द का यूज करोगे। दूसरी बात क्या देखेंगे, जिस शब्द के आगे मैन और वीमेन शब्द लिखा है तो उस शब्द को प्लूरल हम दोनों साइड बनाते हैं। तो देखो, विमेन भी प्लूरल में लिखा है और टीचर भी प्लूरल में लिखा है, इसका मतलब है ये सेंटेंस तो अपने आप में बिल्कुल सही है। क्या लिखा है, वी आर लेडी डॉक्टर्स। ओके, क्या ये कहना अपने आप में ठीक होगा। ओके, वी आर लेडी डॉक्टर्स। अब दूसरी बात क्या, देखो, वी आर लेडी डॉक्टर्स, तो पहले जरा ये समझो कि जो कहने वाला है, ओके, वी आर लेडी डॉक्टर्स, जो बात को कह रहे हैं वो अपने आप में खुद में क्या लेडी है, तो फिर लेडी डॉक्टर कहने की क्या जरूरत थी। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा इस वाले को देखो, यू ऑल आर हाउसमेट्स। ओके, ये कहना भी लगभग अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वुमन डॉक्टर्स, अगर आप इधर डॉक्टर्स कहते हो, देखो इधर वी की बात हो रही है। ओके, तो विमन को भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी प्लूरल में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ क्या होना चाहिए था, विमेन और डॉक्टर्स। तो इस वाले में थोड़ी सी एरर है, तो आपका ऑप्शन नंबर यही डी जो होगा ना वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें आपको क्या छांटना है, एक फिगर ऑफ स्पीच, एक अलंकार बताना है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन।
ओके, तो एक कोई ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, अपने आप को स्वयं को कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच में क्या कह सकते हैं, एंटीथीसिस, एपोस्ट्रॉफी, या फिर मेटाफर, या फिर आप क्या कहोगे, सिमिली। तो जो अपने आप को खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीथीसिस। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज द वॉइस। आपको इसको वॉइस यानी कि इसका जो चेंज कर देना है इसकी वॉइस को। ओके, तो क्या देखिएगा, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। ठीक है, सेंटेंस क्या आपके पास, वेयर डिड सीता बाय द हैट। ओके, वेयर डिड सीता बाय द हैट, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको वॉइस चेंज करना है, यानी कि इसको ये एक्टिव में दे रखा है। ओके, एक्टिव में दे रखा है, देखो ये एक्टिव की फॉर्म है, एक्टिव की फॉर्म है, तो चेंज करेंगे तो क्या बन करके आएगा, पैसिव। तो पैसिव में चेंज करना है। अभी क्या लिखा है, देखो वेयर सीता, वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये सेंटेंस तो गलत हुआ। आगे लिखा है फ्रॉम वेयर डिड। अब देखो यहाँ ऑलरेडी डिड दे रखा है, तो पैसिव में बनाते समय डिड का यूज तो नहीं होता, इसका मतलब ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत हुआ। ओके, नन ऑफ द अबव। ओके, नन ऑफ द अबव। ओके, तो इसको आप एक ही ऑप्शन मान के चलें, इसका मतलब नन ऑफ द अबव जो ऊपर दे रखे इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, चेंज द वॉइस। अच्छा, इसमें भी वॉइस चेंज करना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वी मे फिनिश द वर्क सून। देखो भाई, अच्छा किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब देखा करो। देखो क्या लिखा है, मे, तो मे तो एज इट इज रहना चाहिए। फिनिश को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी फिनिश्ड। तो बस याद रखो कि ये चेक करो आप, बी फिनिश्ड कहाँ दे रखा है। ओके, और जो द वर्क दे रखा है ये पैसिव का वर्ड है, ये पैसिव का वर्ड आगे आ जाएगा। तो देखिए द वर्क इसमें भी लिखा है, द वर्क इसमें भी है, और द वर्क तो ये भी लिखा है। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, यहाँ क्या लिखा है, माइट। माइट तो हो नहीं सकता भाई, मे है तो मे ही रहेगा, इसका मतलब ये गलत हुआ। यहाँ देखो माइट लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। ओके, अब मे बी फिनिश्ड, बी फिनिश होना चाहिए, तो देखो बी फिनिश्ड लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, चेंज द वॉइस। फिर से एक सेंटेंस वॉइस चेंज करने के लिए है। सेंटेंस है द न्यूज प्लीज्ड हिम। ओके, सेंटेंस क्या है, द न्यूज प्लीज्ड हिम। क्या करोगे, देखो भाई ये क्या है, आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, ये क्या है, वर्ब हुई, ये आपका पैसिव का वर्ड है। ठीक है, इस पैसिव वर्ड को आप आगे रखोगे, क्या बन जाएगा, ही। ओके, प्लीज्ड सेकंड फॉर्म है, इसे जब पैसिव में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, वॉज प्लीज्ड। तो देखो वॉज प्लीज्ड भी लिखा है, बाय द न्यूज। दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें भी लिखा है वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज, या फिर आप कहोगे ही वॉज प्लीज्ड टू द न्यूज, और लिखा है नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई ना कोई तो है ही। अब देखो हम अगर प्लीज की बात करते हैं तो प्लीज के साथ में हमें थोड़ा सा एक प्रपोजिशन को भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो प्लीज के साथ में प्रपोजिशन क्या होना चाहिए, विद होना चाहिए। अब देखो इसमें बाय दे रखा है तो ये गलत हुआ, इसमें टू दे रखा है ये गलत हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, देखो द एंटोनिम ऑफ एडवांस। एक वर्ड है, एंटोनिम बताना है आपको उसका, और वर्ड क्या है आपके पास, एडवांस। ठीक है, एडवांस को आप क्या कह सकते हैं, फॉलो करना, या फिर कहोगे सबमिट, या फिर डिस्पोज, या फिर आप कहोगे रिट्रीट। तो देखिए एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। इसका मतलब एंटोनिम देना है तो क्या हो जाएगा, पीछे हटना। तो रिट्रोट का मतलब क्या है, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फिर से क्या है, एक एंटोनिम बताना है आपको, और एंटोनिम किसका बताना है, फैमिलियर। ओके, फैमिलियर का एंटोनिम क्या होगा, तो एंटोनिम बताना है किसका, फैमिलियर। क्या लिखा है, नॉन। फैमिलियर कहते हैं परिचित, नॉन का मतलब भी क्या होता है, परिचित। तो ये तो इसका सिनोनिम हुआ। इन फैमिलियर कहोगे, या अनफैमिलियर कहोगे, या अननोन कहोगे। तो देखिए फैमिलियर का एंटोनिम अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, अनफैमिलियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। बताना आपको कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बिल्कुल सही है। ड्यूली, ड्यूली,
या फिर DULE/, DULL/, या DULY। ओके, तो देखो DULY कहना अपने आप में ये वर्ड सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। फिर से आपको एक ग्रामेटिकली जो वर्ड है, ग्रामेटिकली थोड़ा सा एक सेंटेंस को चेक करना है। क्या लिखा है देखो, ही सेड दैट अर्थ वॉज राउंड। ओके, ही सेड दैट, देखो दैट क्या अपने आप में एक कंजंक्शन है। ओके, कंजंक्शन से पहले देखोगे तो ये सेकंड फॉर्म लिखी है। नियम कहता है कि अगर इधर सेकंड फॉर्म है और इधर आपको अगर कोई कंजंक्शन दे दिया जाए तो बाद में भी सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, राइट। अगर इधर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और इधर से क्या है एक कोई कंजंक्शन लिखा है तो आप आगे भी फर्स्ट फॉर्म को ही रखोगे। लेकिन इस केसेस में कई बार क्या देखते हैं हम लोग, इधर सेकंड फॉर्म दे रखी है, आगे एक कंजंक्शन है, लेकिन आगे जो भी बात लिखी हुई है वो अपने आप में क्या है ना, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो हमेशा याद रखोगे कि यूनिवर्सल जो ट्रुथ होती है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है भाई। तो इसको हमें फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। अब देखो वॉच कर दिया है तो इसका मतलब वॉच तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हमने इसका टेंस चेंज कर दिया। ओके भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ही शेड दैट, उसने कहा द अर्थ वॉज राउंड, जो अर्थ है वो कैसी थी, राउंड थी। क्या अब नहीं है राउंड, अब भी तो ऐसी है ना, तो टेंस चेंज नहीं कर सकते ना। आगे देखो, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, तो देखो ये भले पास्ट है लेकिन फिर भी आप इसे इज से यानी कि प्रेजेंट में रखोगे, ये कहना अपने आप में ठीक है। दूसरा देख सकते हो इसमें क्या है, देखो हैज, तो हैज का तो कोई सेंस नहीं बनता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट। देखो भाई नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। फिर से आपको एक ग्रामेटिकली देखना है क्या है, द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। ओके, द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट आर शॉकिंग। अब देखो यहां से एक चीज देखना आपको, ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन। ओके, ऑफ क्या है, यहां पर एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद ये जो भी कुछ लिखा है क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। भाई ये आर क्या है, अपने आप में आप कहोगे एक वर्ब है। वर्ब को क्या चाहिए, अपना एक सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, द न्यूज। तो द न्यूज सब्जेक्ट हुआ। आप जानते हैं न्यूज अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आगे आप आर प्लूरल की वर्ब का तो यूज कर ही नहीं सकते, इसीलिए आप कहोगे कि ये ऑप्शन तो गलत हुआ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट। ओके, आगे लिखा है इज। अब देखो न्यूज क्या था, अभी सिंगुलर था और ये भी सिंगुलर की वर्ब है, इसका मतलब क्या है, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा देखो, द न्यूज ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट्स, आगे लिखा है इज शॉकिंग। अच्छा, ट्रेन एक्सीडेंट्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है तो इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। नन ऑफ द वो है नहीं, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर से आपको एक ग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर देखना है, क्या है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। बताना आपको इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो बिल्कुल ठीक है। देखो क्या लिखा है, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर बिग्ड। ओके, तो देखो ही इज वन ऑफ, वन ऑफ का एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा जानिएगा। वन ऑफ, वन ऑफ के बाद अगर आप इधर कभी भी कोई नाउन लिखते हैं तो याद रखेंगे क्या आएगा, वो प्लूरल नाउन होना चाहिए। ठीक है, कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब उसके बाद से इधर नाउन कैसा है, प्लूरल चाहिए हमको। ही इज वन ऑफ दोज बॉयज, बॉयज क्या है देखो प्लूरल है कि नहीं। अब इधर लिखा है हु क्या है अपने आप में, तो आप कहोगे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये आर जो लिखा है ये क्या है, एक वर्ब है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है ध्यान रखेंगे वो किसके अनुसार, यानी कि हु के अनुसार नहीं, बल्कि हु का एंटेसिडेंट क्या है, बॉयज, बॉयज के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि वॉइस के अकॉर्डिंग, वॉइस तो प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इसका मतलब ये भी प्लूरल की वर्ब होनी चाहिए। तो वहां तक बात ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं जरा, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु इज। तो देखो इज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ बॉयज क्या है, अपने आप में प्लूरल है और ये सिंगुलर की वर्ब है, सिंगुलर के साथ प्लूरल नहीं लगाते, इनकरेक्ट हुआ। क्या लिखो, देखो ही इज वन ऑफ दोज बॉय। अब देखो यहां से वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होना चाहिए, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस भी गलत हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज वन ऑफ दोज बॉय, देखो ये भी सिंगुलर है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस गलत हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फर्स्ट वन सेंटेंस है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको फिर से एक ग्रामेटिकली सेंटेंस को देखना है कि कौन सा सही है। देखो 200 रुपीज आर नॉट ए बिग अमाउंट, बिग सम। अगर हम किसी सम किसी अमाउंट की बात करते हैं तो ध्यान रखो अमाउंट हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। और यहाँ आर क्या है, ये प्लूरल की वर्ब है, इसीलिए आप कहोगे ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट हुआ। 200 रुपी, ओके 200 रुपीज आर। अब देखो फिर से आर, ये भी इनकरेक्ट हुआ। 200 रुपी। अब देखो रुपी क्या है, अपने आप में रुपी नाउन है, ये नाउन है, तो ये सब क्या है बताओ, 200 ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ। अब एक एडजेक्टिव है तो आप समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव का कोई प्लूरल तो नहीं बनाते हम, लेकिन यहाँ एस लिखी है, इसका मतलब प्लूरल बना दिया आपने। भाई एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो 200 रुपीज। अब देखो रुपीज नाउन है तो आप इसको प्लूरल बना सकते हो। 200 एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होना चाहिए। उसके बाद से देखो यहाँ जो कोई चीज अमाउंट में बात कर रहे हैं, हम लोग अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट हमेशा सिंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली यानी क्या है करेक्ट। आपको देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो ग्रामर के हिसाब से सही है। आई एंड यू हैव डन इट, ओके। अब देखो आई और यू दो क्या दे रखे हैं, एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउन का यूज हो रहा है। ध्यान रखो दो प्रोनाउन का यूज होगा तो आपको 231 वाला नियम पता होना चाहिए। पहले सेकंड फिर थर्ड और फिर उसके बाद से फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो देखो पहले सेकंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट लिखा है पहले, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन पहले नहीं लिखा जाता, देखो यू दे रखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो भी गलत है। आई फिर से फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। और ही, टॉम एंड आई। अब देखो यू क्या हुआ सेकंड, या आप ऐसे लिख लो, टॉम क्या है थर्ड और आई क्या हुआ फर्स्ट। तो देख लेंगे आप 2 से 31 का नियम बना, और 2 से 31 का नियम ऑप्शन नंबर डी में फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ना वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, देखो भाई नेक्स्ट सेंटेंस है जीवी शॉ वॉज हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप। व्हाट डज द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स। अच्छा ये द गिफ्ट ऑफ द गैप, इस फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है, ओके। इस फ्रेज का मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग क्या है, तो आप क्या कहोगे, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने का जो टैलेंट होता है क्या उसी गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। या आउट स्पोकन व्यक्ति जो होता है, आउट स्पोकन कहते हैं जो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह देने वाला व्यक्ति। ओवर ईटर, ज्यादा खाना खाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। या फिर ये थोड़ा सा गलत वर्ड लिख गया होगा, तो आप देख सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या है, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने वाला जो टैलेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस आपका लिटरेचर से है, देखोगे क्या, किड्स वॉज ए विक्टिम ऑफ, किड जो था ना वो विक्टिम था किसका, रैप ऑन द नकल्स। ये क्या है, ये भी आप देख सकते हो, ये एक ईडियम है, ओके। ये एक ईडियम है भाई। जो किड था, किड का नाम सुना होगा जो लिटरेचर वाले लोग हैं, तो जो जॉन किड था ना वो एक विक्टिम बना था, ओके। वो विक्टिम किसका बना था, रैप ऑन द नकल्स। आपको बताना है द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड है ना इसका मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। एप्रिशिएशन, ओके। एप्रिशिएशन कहते हैं किसी की प्रशंसा करना। सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। शिवर क्रिटिसिज्म, किसी की कड़ी आलोचना करना। लॉर्ड अप्रूवल, ओके। लाउड अप्रूवल, अप्रूवल कहते हैं ना किसी के साथ सहमति जताना, ओके। अब बताना आपको इनमें से कौन सा सही है। देखो एक चीज थोड़ा सा किड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप जो लिटरेचर वाले कैंडिडेट हैं वो लोग समझ सकते हैं कि जो किड था, ओके, तो किड को किसने क्रिटिसाइज किया था बताओ, किड को क्रिटिसाइज किसने किया था, तो आप कहोगे ब्लैकवुड मैगजीन ने। किसने किया था, ब्लैकवुड मैगजीन। ब्लैकवुड मैगजीन ने कीट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, ये दिखाने का प्रयास किया कि कीट की जो पोएट्री है ना वो बिल्कुल बकवास है, ओके। तो इतना क्रिटिसाइज किया था ब्लैकवुड मैगजीन ने कि
उसके बाद से सैली ने तो यही मान लिया था कि कीट की डेथ हुई इसी की वजह से। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कीट का क्या हुआ था, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। ओके, क्रिटिसिज्म हुआ था, तो आप देख सकते हैं सीवर क्रिटिसिज्म ऑप्शन में दे रखा है आपको। ओके, तो ध्यान रखेंगे ब्लैकवुड मैगजीन ने कीट को क्या किया था, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद सैली जो था ना वो उसका मित्र था, और सैली ने एक लाइन कही हुई थी इसके लिए, नाउ आई पिक अप माई पेन, ओके, इट विल कंज्यूमिंग फायर। अब मैंने पेन को उठा लिया है, और जिन लोगों ने कीट के लिए यानी क्या किया था, क्रिटिसिज्म जिन लोगों ने कीट का किया था, अब ये पेन उनके लिए आग उगलेगा। ओके, ये लाइन सैली ने अपनी एक लेख में लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी। ओके, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है, प्रोपेंसिटी का मतलब आप कह सकते हैं क्या होता है, रुझान। क्या होता है भाई, रुझान, किसी चीज के प्रति झुकाव, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, प्रोपेंसिटी। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं आप, डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन कहते हैं किसी की पोजीशन खराब करना। प्रॉस्पेरिटी को होते हैं संपन्नता होना। नियरनेस का मतलब होता है किसी के प्रति थोड़ा सा करीबी होना। डिस्टेंट का मतलब थोड़ा दूर का होना। तो रुझान किसे कहते हैं, रुझान का मतलब है करीबी करीबी करना। ओके, तो ऑप्शन नंबर सही सी जो होगा ना वो सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच वन इज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस हेल्प द पुअर। अच्छा, हेल्प द पुअर जो सेंटेंस है ना, इसका आपको सही पैसिव की फॉर्म बतानी है कि क्या हो सकती है। तो ये वाला सेंटेंस है, और इसको क्या करना है आपको, पैसिव में चेंज करना है। तो क्या लिखोगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ये कहना ठीक होगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड कहना ठीक होगा, या फिर पुअर शुड बी हेल्प्ड कहना ठीक होगा। लेट द पुअर बी हेल्प्ड कहना ठीक है। अब देखो आपको लगेगा इनमें से भाई लेट द पुअर बी हेल्प्ड ये कहना भी पैसिव में, तो इसका ये भी पैसिव सही है, लेकिन आगे लिखा है द पुअर शुड बी हेल्प्ड कहना ये भी ठीक है। दो सेंटेंस दे रखे हैं, दोनों आपको कहीं ना कहीं ठीक लगेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जब हम शुड की बात करते हैं तो शुड क्या करता है, शुड हमेशा एक एडवाइस देने का काम करता है, ठीक है। शुड क्या करता है, एक एडवाइस देता है। अच्छा, यहाँ जो सेंटेंस दे रखा है उसको समझिएगा जरा, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, ये क्या है, ये भी तो एक एडवाइस दी जा रही है, ये भी तो एक एडवाइस है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर सेंटेंस से हमें एडवाइस का अगर कहीं भाव झलकता है तो फिर आपको शुड वाला सेंटेंस ही सही करना है। अगर उसमें ऑर्डर वाली बात दिखती है, सेंटेंस के अंदर अगर ऑर्डर वाली बात दिखती है, तब आप लेट से बना सकते हो, तो वो भी ठीक है सेंटेंस। ओके, बनाने को कई बार आप लोगों ने इस तरीके से भी बनाया होगा, लेकिन जरा सोचो, दोनों सेंटेंस अगर एक ही सेंटेंस में, अगर एक ही ऑप्शन में अगर दोनों यही सेंटेंस दे दी जाएंगे, तब फिर आप लोग एडवाइस, देखो यहाँ एडवाइस की बात हुई है, इस वाले सेंटेंस को पढ़ करके समझ के देखिए, हेल्प द पुअर, इसमें किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते आप भाई। किसी को हेल्प करने के लिए हम किसी को ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं, सिर्फ लोगों से एडवाइस दे सकते हैं। ओके, और एडवाइस का सेंस है तो फिर शुड से एडवाइस दी जाती है, इसलिए शुड वाला ऑप्शन आप कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। देखना है इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से ठीक है। क्या लिखा है देखो, वी ट्रेवल्ड बाई ऑटो। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी ट्रेवल्ड बाई द ऑटो, या फिर वी ट्रेवल्ड बाई अ ऑटो, या फिर लिखा है वी ट्रेवल्ड बाई एन ऑटो। देखो ऑटो आप देख सकते हैं यहाँ तो बॉबल की साउंड है, बॉबल की साउंड के हिसाब से तो ए वैसे भी किसी प्रकार से नहीं आ सकता, ये गलत हुआ। दूसरी बात, अब अगर हम ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो अपने आप में क्या है, तो आप कहेंगे मीन्स ऑफ ट्रेवल है। क्या ये मीन्स ऑफ ट्रेवल है, ठीक है भाई। मीन्स ऑफ ट्रेवल के पहले कोई सा भी ऐसा वर्ड दे रखा हो, जैसे ऑटो है, ठीक है, जैसे कार आप लिख सकते हैं, बस लिखा जा सकता है, एरोप्लेन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी, जैसे बोट हो सकता है, ये क्या है, ये सब अपने आप में मीन्स ऑफ ट्रेवल है। मीन्स ऑफ ट्रेवल के पहले, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रेवल के पहले कभी भी याद रखोगे, यहां जो प्रपोजिशन होता है, इस प्रपोजिशन का यूज कभी नहीं करते। ओके, इस प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। तो देखो इस ऑटो के आगे बाई लिखा है, सॉरी एक बात को समझना है थोड़ा सा,
प्रपोजिशन के, और ये मीन्स ऑफ ट्रेवल है, मीन्स ऑफ ट्रेवल के आगे जो प्रपोजिशन दिया है और जो मीन्स ऑफ ट्रेवल है इनके बीच आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। बाय मिस्टेक मैंने प्रपोजिशन बोल दिया। प्रपोजिशन अगर दे रखा है तब आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो देखो इसके आगे ये आर्टिकल है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। इसके आगे देखो ये भी तो एक आर्टिकल ही है, इसलिए गलत हुआ। इसके आगे ये एन जो है ना, ये भी तो एक आर्टिकल है, इसलिए ये भी गलत हुआ। अब देखो इस ऑटो, इसके आगे बाई एक प्रपोजिशन है, लेकिन यहाँ दोनों के बीच में कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे क्या लिखा है, द करेक्ट सेंटेंसेस। फिर से आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है। देखो द बैग टुगेदर विद द बुक्स आर लॉस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है द बैग्स टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट, या फिर क्या लिखा है द बैग टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट, या फिर आप कहोगे द बैग्स टुगेदर विद द बुक्स इज लॉस्ट। देखो भाई टुगेदर विद ये क्या है, एक प्रपोजिशन, याद रखोगे ये क्या है, ये एक प्रपोजिशन का काम कर रहा है। प्रपोजिशन है तो आप जानते हैं प्रपोजिशन के बाद द बुक्स आने वाला जो शब्द है, ये जो नाउन है, ये अपने आप में क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट। अच्छा ये क्या है, ये एक वर्ब है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वर्ब को क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, द बैग। अब द बैग तो सिंगुलर का सब्जेक्ट हुआ, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल की वर्ब तो नहीं आ सकती, इसका मतलब सेंटेंस गलत हुआ। गेटिंग, समझ पा रहे हो ना। देखो द बुक्स, ये प्लूरल देकर के आर को ठीक ना करें। ये द बुक्स जो लिखा ना, ये तो कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट है। ये एक वर्ब है, वर्ब तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार थोड़ी आती है। तो ये वर्ब है, वर्ब किसके अनुसार आनी चाहिए, द बैग के अनुसार। बैग सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए थी, इसीलिए, लेकिन वहां तो प्लूरल लिखा है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द बैग्स टुगेदर विद। अब देखो टुगेदर विद दूसरे सेंटेंस में भी है, इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रपोजिशन हुआ। प्रपोजिशन के बाद द बुक क्या बन गई, एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट ये बन गया, ये एक वर्ब है। वर्ब को क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, द बैग्स। बैग्स तो प्लूरल हुआ, तो फिर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ये वर्ब भी तो प्लूरल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो इज लिखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ। नेक्स्ट देखोगे द बैग, ओके, टुगेदर विद। टुगेदर विद क्या है, एक प्रपोजिशन है। ये प्रपोजिशन है तो इसका मतलब द बुक्स एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये एक वर्ब है, वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है भाई, द बैग। बैग सिंगुलर है, इसका मतलब ये भी सिंगुलर ही है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ। यहां देख लेंगे बैग्स प्लूरल लिखा है तो देखो सिंगुलर इज नहीं आ सकता, ये गलत हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वो बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इन विच ऑफ द सेंटेंस अबव इज यूज्ड एज एडवर्ब। इस सेंटेंस में आप देखोगे तो अबव शब्द को यूज किया गया है। आपको बताना है कि कौन से वाले सेंटेंस में अबव को एज ए एडवर्ब यूज किया गया है। ओके, क्या लिखा है देखो, द मोरल लॉ इज अबव द सिविल। जो मोरल लॉ है, नैतिकता के जो नियम है, जो सिविल वाले नियम होते हैं ना, उनसे तो हमेशा ऊपर रहते हैं, अबव है, उनसे बढ़कर है। तो इसका मतलब यहां जो अबव का यूज हो रहा है वो एक एज ए प्रपोजिशन हो रहा है। ओके, एनालाइज द अबव सेंटेंस। देखो सेंटेंस क्या है, एक नाउन है। नाउन के पहले क्या आता है बताओ, एक एडजेक्टिव। तो यहां आने वाला ये अबव क्या बन गया, अपने आप में एक एडजेक्टिव बन गया। अवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम अबव। ओके, अच्छा यहां जो अबव लिखा है ये भी एक एज ए एडजेक्टिव में काम करेगा। द हेवंस आर अबव, ओके, ये क्या है, ये अपने आप में एक एडवर्ब का काम करेगा। तो यहां जो इस सेंटेंस में अबव है ये क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और वर्ड लेंगे, और नेक्स्ट वर्ड क्या है देखो, इन विच सेंटेंस एज यूज्ड एज कंजंक्शन। इस वर्ड को किस सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन यूज किया गया ये बताना आपको। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड। देखो
क्या देखो यहाँ पर एज का यूज हुआ है और यहाँ पर भी एज का यूज हुआ है। ओके, तो देखो यहां से आप देखोगे फास्ट क्या है अपने आप में, फास्ट तो भाई एक एडवर्ब हुआ। अब आप ये जानते हैं कि एडवर्ब के पहले क्या आ सकता है, एक एडवर्ब ही तो आ सकता है, तो ये तो एक एडवर्ब हुआ। आपको क्या देखना है, आपको तो कंजंक्शन देखना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हुआ। देखो शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, यहां जो एज लिखा है, ओके, तो क्या बोलता है कि सी लाइक्स द सेम कलर, ओके, एज आई डू। एज यहां किसका काम कर रहा है, ये भी एक एडवर्ब का ही काम कर रहा है। ओके, एज ही वॉज पुअर, ओके, आई हेल्प्ड हिम। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी तो एज लिखा हुआ है। ओके, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में जो एज का यूज हुआ ये एक एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है, ध्यान रखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल सही होगा। देखो भाई नेक्स्ट वर्ड है पिक आउट द मोस्ट इम्प्लाइंग मीनिंग, इंजेन्युइटी। ये एक वर्ड है इंजेन्युइटी, आपको बताना है इसका क्या मतलब है। ओके, क्या आप कह सकते हैं इसको स्किल, फुलनेस, या फिर आप कहेंगे बुलनेस, या फिर आप कह सकते हैं सेंटिमेंटल, या फिर आप कहोगे शर्टेनली। ओके, तो इंजेन्युइटी, चलो, तो इंजेन्युइटी का ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इंजेन्युइटी का मतलब है थोड़ा सा क्या आप अर्थ निकाल सकते हो, योग्यता। क्या अर्थ निकाल सकते हो, योग्यता। तो योग्यता के लिए आप पढ़ दे सकते हैं क्या, स्किलफुल। नेक्स्ट एक पढ़ देख सकते हैं क्या, विच वन इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस है उसका आपको क्या बताना है, एक सही आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है उसकी। तो इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है, देखो सेंटेंस है आपके पास ये वाला, क्या है, ही सेड कॉमा बैठे कॉमा 2 and 3 is 5। ओके, अब देखो फिर से वही बात, अभी हमने क्या कहा था, इधर सेकंड है तो इधर सेकंड होनी चाहिए, लेकिन एक ही शर्त होनी चाहिए कि उधर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात ना कही गई हो, कोई फैक्ट वाली बात ना हो। ठीक है, क्या लिखा है, देखो ही सेड दैट 2 and 3 are 5। देखो यहां से इज को हटा के हमने क्या कर दिया आर, तो आप ऐसा चीज नहीं कर सकते, अगर इधर भी इज है तो आपको भी इज ही रखना। ठीक है, क्या लिखा है, ही सेड दैट 2 and 3 is 5। ओके, दूसरी बात देखो ही सेड दैट 2 and 3 was 5, देखो was पास्ट हो गया, क्या 2 and 3 5 नहीं होते, बिल्कुल होते। इसका मतलब क्या, ये बात तो सत्य है, सत्य है तो फिर इसका मतलब हम पास्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हुआ। ये भी तो पास्ट की बात कर रहा है, ये नहीं कर सकते। देखो यहाँ इज है तो हम आर चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस भी आपको एक नरेशन से है। देखो क्या लिखा हुआ है, यू से, आप कहते हो आई कट द फिंगर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी फर्स्ट ही रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो यू से दैट यू कट, ओके, द फिंगर। अब देखो इसमें यू से दैट आई कट, अब देखो आई को आप चेंज करेंगे इस यू से तो लौट करके वापस में चेंज होकर के क्या यू बन जाएगा, लेकिन यहां देखो आई लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत हुआ। यू से दैट ही तो चेंज हो नहीं सकता। ओके, यू से दैट द फिंगर वॉज कट, अब देखो यहां से तो सब्जेक्ट ही हटा दिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। आपको एक मीनिंग बताना है इस वर्ड का, इमिनेंट क्या होता है। तो देखो इमिनेंट इस वर्ड का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा दो टाइप के वर्ड होते हैं, इमिनेंट और एक और इसी टाइप का वर्ड देखोगे आप, एमिनेंट। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसा काम, ओके, गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जो अभी अभी होने वाला हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इमिनेंट। और इस इमिनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस होना। ओके, तो देख सकते हैं इसके लिए कोई काम जो अभी अभी फ्यूचर में होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, इमिनेंट।
तो देखिए फेमस, फेमस तो आप देख सकते हैं ये वाला होता है, ठीक है। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब तो चालाक व्यक्ति होता है। नियर एट हैंड, जो बस भविष्य में होने को ही हो। रेयर क्या कहते हैं, रेयर का मतलब कोई चीज जो बड़ी दुर्लभ हो। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का एक मीनिंग देखना है। तो देखो पर्टिनेंट क्या होता है, पर्टिनेंट का मतलब गुस्ताख, थोड़ा सा हट्टी जिद्दी टाइप के इंसान। ओके ओके, तो इसके लिए आप क्या वर्ड दे सकते हो। देखो नैरो माइंडेड क्या होता है, नैरो माइंडेड का मतलब थोड़ा संकीर्ण विचार वाला इंसान, ठीक है, जिसकी मेंटेलिटी थोड़ी सी कैसी हो, छोटी हो। ओके, या फिर रेलिवांस, या फिर क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं कोई चीज जो व्यक्ति उत्सुक हो। अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पलट देना, ठीक है। तो इसमें से ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यूरियस भी नहीं है, ओके, रेलिवांस नहीं, नैरो माइंडेड, ओके। विच सेंटेंस इज करेक्ट, फिर से आपको एक सेंटेंस देखना है ग्रामेटिकली क्या सही हो सकता है। टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, टॉम जो है ना वो अपने फ्रेंड से क्या है, बड़ा है। माई ओल्डर ब्रदर इज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, ओके। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, ओके। रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। इनमें आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। देखो टॉम इज एल्डर, तो अगर हम एल्डर की बात करते हैं, एल्डर की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एल्डर का यूज हम किसके लिए करते हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, यानी कि सेम जो ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिनसे हमारी पेरेंटिंग सेम होती है उनके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ बात हो रही है टॉम की, और टॉम की इधर कौन है, फ्रेंड है, तो फ्रेंड के लिए आप एल्डर का यूज तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, एल्डर, टॉम और फ्रेंड, इन दोनों की एज का अंतर बताया जा रहा है। एज का आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो याद रखो कि एल्डर जो शब्द है ये कभी भी आप कहोगे नो कंपैरिजन, ये कोई कंपैरिजन नहीं दिखाता, ध्यान रखो, ठीक है, इससे कंपैरिजन नहीं करते कभी भी। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका कंपैरिजन नहीं दिखाता, इसको हटा दीजिएगा। माई ओल्डर ब्रदर, अगर आपका ब्रदर है तो फिर आप उसे ओल्डर नहीं कहते, ओके, उसके लिए आप क्या बोलोगे, एल्डर। तो उसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत हुआ, ये ऑप्शन भी गलत हुआ। नेक्स्ट देखोगे, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, ओके, माई ब्रदर, अब देखो यहाँ भाई की बात हुई है और आगे एल्डर का भी यूज हुआ है अभी अभी, लेकिन मैंने क्या कहा कि एल्डर कोई कंपैरिजन नहीं दिखाता। भाई जब कंपैरिजन नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब आप इसके साथ देन का भी प्रयोग नहीं करोगे, ध्यान रखो, इसके साथ देन का भी प्रयोग नहीं करोगे। तो ये देखो देन लिखा है इसके आगे एल्डर के बाद, ओके, एल्डर के बाद देन लिखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत है। देखो रवि इज ओल्डर, ओके, देन हिज फ्रेंड, रवि अपने फ्रेंड से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है ना, रवि की उम्र का और अपने फ्रेंड की उम्र का दोनों का कंपैरिजन हुआ है। कंपैरिजन हमेशा याद रखोगे किससे दिखाया जाता है, ओल्डर से, ओके, कंपैरिजन किससे दिखाया जाता है, ओल्डर से। और ओल्डर से जब कंपैरिजन दिखाया जाएगा तब आपको आगे क्या लिखना है, देन। लेकिन एल्डर की बात करोगे तो एल्डर के साथ क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो इसमें से एल्डर तो लिखा है लेकिन देन है, इसलिए देन की वजह से गलत हुआ। इधर देखो ओल्डर लिखा है तो आप ब्रदर के लिए ओल्डर नहीं लिख सकते, इसलिए गलत हुआ। यहाँ पर टॉम और एल्डर फ्रेंड की बात हो रही है तो फिर आप एल्डर का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, आपको बताना है इंट्रांसिटिव वर्ब किस सेंटेंस के अंदर दे रखी है। ओके, इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो इनमें से किस सेंटेंस के अंदर है। क्या देखो, ही रेन अ लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो देखिए किक्स द फुटबॉल तो अपने आप में एक नाउन है, आप चाहो तो इसे एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, और किक्स क्या हो गई, एक वर्ब हो गई। जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है तब आप क्या कहेंगे, उसको ट्रांसिटिव है, ठीक है। देखो आई फील, मैं महसूस करता हूं, व्हाट, तो आप कहोगे अ सीवर पेन। इसका मतलब क्या है, ये भी एक नाउन है, नाउन है तो आप कह सकते हैं फील भी अपने आप में ट्रांसिटिव हुई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन,
द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोक दिया। व्हाट, किसको रोका है भाई? ट्रेन को। तो ट्रेन भी तो इसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि तुम चाहो तो इसे बोल सकते हैं कि एक नाउन दे रखा है। अगर किसी वर्ब के बाद नाउन दे रखा है तो उसे क्या कहोगे? ट्रांसिटिव वर्ब है। तो देखो ये भी ट्रांसिटिव है, ये भी अपने आप में ट्रांसिटिव हुई, और ये वर्ब भी आपके क्या है? ये भी ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो ए जो है ना वो सही होगा। ही रेन, ओके, वह दौड़ा। अ लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको फिर से एक करेक्ट सेंटेंस को फाइंड करना है। क्या है सेंटेंस? मैनी अ मैन वांट्स टू बी रिच ओवर नाइट। क्या लिखा है? मैनी अ मैन, ओके, वांट्स। उसके बाद है मैनी अ मैन, फिर से है मैनी अ मैन और नन। देखो अगर हम बात करते हैं किसकी? मैनी की, तो मैनी याद रखोगे अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ आने वाले नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होने चाहिए। लेकिन जब आप इसी मैनी के साथ में क्या लिखते हो? ए लगाते हो। ओके, इस मैनी के साथ आप क्या लिखते हो? अगर आप ए लगाते हो इस मैनी के साथ, ओके, तो याद रखेंगे आप इस मैनी के साथ जैसे आपने ए को प्लेस किया तो इसके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी, ओके, वो भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा? वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैनी के साथ ए और मैन क्या है? प्लूरल दे रखा है। अगर ए लिखा है तो प्लूरल नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये वाला सेंटेंस तो इसलिए गलत है। मैनी के बाद ए लिखा है, मैन, ये भी तो प्लूरल में लिखा है, इसलिए आप कह सकते हैं ये भी गलत हुआ। ओके, मैनी के साथ देखो ए का यूज हुआ है तो आगे मैन भी अपने आप में सिंगुलर है, आगे देखो वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो ग्रामेटिकल से हमने आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम टीजीटी पीटी के लिए 30 क्वेश्चनों की एक सीरीज ला रहे हैं जो लगातार आपको इस तरीके से मिलती रहेगी। लेकिन आज क्वेश्चन थोड़े से ग्रामेटिकल ज़्यादा रहे, लेकिन कल से हम मॉडरेट रखेंगे जिसमें कम से कम 15 क्वेश्चन लिटरेचर से और 15 क्वेश्चन ग्रामेटिकल के होने चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।